नमस्कार दोस्तों। तो मिक्सचर और एलिगेशन के इस पार्ट 7 में आप सबों का स्वागत है। तो इस पार्ट में हम मिक्सचर और एलिगेशन के और बचे हुए अच्छे सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, यदि इसमें कुछ पानी मिलाया जाता है तो इसकी कीमत घटकर 27 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो इसे किस अनुपात में मिलाया गया होगा। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जिस जमाने में बना था उस जमाने में पानी की कीमत कुछ भी नहीं थी दोस्तों। आज तो पानी की बहुत ही ज़्यादा कीमत है, क्योंकि पानी हर जगह शुद्ध पीने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, पानी वो हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन जिस जमाने में क्वेश्चन सेट किया गया उस जमाने में हम पानी की कीमत को जीरो मान के चलते थे। तो हम उसी आधार पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे और पानी की कीमत को आज भी जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। तो मिल्क का जो रेट दिया हुआ है 50 रुपये प्रति लीटर, यानी कि जो दूध खरीदा था 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा होगा, और पानी जो है फ्री में मिला होगा, यानी कि पानी की कीमत 0 रुपये प्रति लीटर होगी। और इस दोनों को मिला करके जो मिक्सचर जो तैयार हो रहा है उस मिक्सचर का रेट हो जा रहा है 27 रुपये प्रति लीटर। यानी कि प्रति लीटर ये जो प्राइस आप देख रहे हैं 50 रुपये प्रति लीटर, ये लीटर के रिस्पेक्ट में है। ये भी 0 रुपया प्रति लीटर लीटर के रिस्पेक्ट में है। लीटर क्या होता है? मात्रा। फिर दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा 27 रुपये प्रति लीटर, यानी कि लीटर क्या है? मात्रा। यानी कि इस तीनों को जब आपस में हम एलिगेट करेंगे तो रेशियो किसका आएगा? वेट का रेशियो आएगा। रेशियो किसका आएगा? वेट का रेशियो आएगा, क्योंकि ये भी मात्रा के रिस्पेक्ट में है, ये भी मात्रा के रिस्पेक्ट में है, ये भी मात्रा के रिस्पेक्ट में है। तो एलिगेट करते हैं। 27 और 0 में कितने का डिफरेंस है? 27 का। और 50 और 27 में कितने का अंतर है? 23 का। यानी कि इस पूरे मिक्सचर में पहले वाले मिल्क का कितना यूनिट होगा? 27 यूनिट होगा। और इस पानी का कितना यूनिट होगा? 23 यूनिट होगा। यानी कि मिल्क और वाटर को मिलाया गया होगा 27 और 23 के रेशियो में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, यदि इसमें कुछ पानी मिलाया जाता है एवं इसे 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है तो 40% का लाभ होता है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे है मिल्क और यहाँ पे है वाटर। ठीक है, दूध की कीमत है 50 रुपया प्रति लीटर और इसमें पानी मिलाया जाता है तो पानी की कीमत हो जाएगा 0 रुपया प्रति लीटर, क्योंकि पानी का कीमत हम 0 मान के चलेंगे। तो इस पूरे मिक्सचर का, जैसे ये 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा है, ये तो मुफ्त में खरीदा है, तो इस दोनों को जब मिलाएंगे तो इस पूरे मिक्सचर का एक सीपी यहाँ पे बनेगा। पूरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस सीपी एक तैयार होगा, वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, क्योंकि जब हम एलिगेशन करते हैं तो तीनों जगहों पे सेम चीज़ होगा। अगर यहाँ पे सीपी ले रहे हैं तो यहाँ भी सीपी लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस लेंगे। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले रहे हैं तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस लेंगे और यहाँ भी क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस लेंगे। तीनों जगहों पर सेम तरह की चीज़ों को लेकर के हम एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इस मिश्रण का सीपी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस पूरे मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि इस पूरे मिक्सचर को 56 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है तो 40% का फायदा होता है। यानी कि हम इसका सीपी निकालना होगा। तो आपको पता है कि 40%, तो 40% का मतलब कितना होता है? 40% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 होगा। 40 को 40/100 करेंगे तो 2/5 होगा। तो 40% का मतलब ये हो गया कि 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। 5 का 40% का मान कितना है? 2 है। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उस मिक्सचर का सीपी अगर 5 यूनिट होगा, उस मिक्सचर का सीपी 5 यूनिट होगा, तो इस सीपी पे उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो इस 5 का 40% तो 2 हो गया, यानी कि 2 यूनिट क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा। 2 यूनिट क्या हो गया? उसका प्रॉफिट होगा। अगर मिक्सचर के सीपी को 5 मानेंगे तो उसका प्रॉफिट हम 2 यूनिट मान के चलेंगे, क्योंकि इस 5 की तुलना में 2 जो है उस 5 का 40% के बराबर है। तो वैसे केस में एसपी क्या हो जाएगा? जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 5 यूनिट और प्रॉफिट कितना है आपका? 2 यूनिट। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 यूनिट। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 7 यूनिट आ रहा है। और क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस है 56 रुपया प्रति लीटर, यानी कि 7 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना? 56 रुपये प्रति लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 रुपये प्रति लीटर।
तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो किसका मान निकालना होगा, इस 5 यूनिट का मान निकालना होगा। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 यानी कि 40 रुपया प्रति लीटर। यानी कि उस पूरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकल कर के आ गया 40 रुपया प्रति लीटर। तो उस 40 को हम कहाँ पर रख देंगे, उस 40 का मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यानी कि अब देखिए, अब तीनों जगहों पर सीपी हो गया। ये मिल्क का सीपी 50 रुपया प्रति लीटर, वाटर का सीपी 0 रुपया प्रति लीटर। इस दोनों को मिलाने के बाद जो पूरा मिक्सचर तैयार होगा उस पूरे मिक्सचर का सीपी हो जाएगा 40 रुपया प्रति लीटर। अब इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, 40 में और 0 में कितने का अंतर होगा, 40 का, और 50 में और 40 में कितने का अंतर होगा, 10 का। इसको काट देंगे तो 4:1। ये रेशियो किसका आया दोस्तों, तो ये रेशियो आ जाएगा वेट का, ये रेशियो आ जाएगा वेट का। यानी कि इसमें जो मिल्क जो होगा, ये जो मिक्सचर तैयार होगा, इस पूरे मिक्सचर में मिल्क जो होगा आपको 4 यूनिट होगा, मिल्क जो होगा आपको 4 यूनिट होगा, और वाटर जो होगा आपका 1 यूनिट होगा। यानी कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है क्योंकि बाकी सारी लैंग्वेज जो है वो सेम है। मिल्क जो है 50 रुपया प्रति लीटर है, यानी कि मिल्क जो है वो खरीदा गया है 50 रुपया प्रति लीटर। इसमें कुछ पानी मिला दिया गया है, तो पानी मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, दूध और पानी का मिक्सचर हो जाएगा। उस मिक्सचर को 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो बेचने पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है, मिल्क और वाटर। मिल्क खरीदा गया है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और वाटर का सीपी हम 0 मान के चलेंगे। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये प्रति लीटर, ये वाटर का कॉस्ट प्राइस है 0 रुपये प्रति लीटर। यानी इस पूरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखना होगा ना, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ना देकर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 रुपया प्रति लीटर। तो हमारा पहला काम ये हो गया कि इस सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है, पूरे मिक्सचर पे प्रॉफिट दिया हुआ है 50%। 50% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 50% प्रॉफिट, यानी कि जो 50% प्रॉफिट है, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2। यानी कि अगर सीपी 2 यूनिट होगा, सीपी 2 यूनिट होगा तो उस पर 1 यूनिट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सीपी अगर 2 यूनिट है तो 1 यूनिट आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो वैसे केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 2, प्रॉफिट है 1, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3। सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 3। तो आपका सीपी आ गया 2 यूनिट का, सेलिंग प्राइस आ गया 3 यूनिट का। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है 40, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 है, और यूनिट में कितना है 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 40। 3 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40/3। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40/3। तो हमें सीपी चाहिए, सीपी है कितना, 2। सीपी है आपका 2, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 40/3 गुना 2, यानी कि 80/3। यानी कि आपका सीपी कितना आ गया, 80/3। तो यहाँ पे हम सीपी का मान पुट कर देंगे 80/3। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया और ये तो फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसके बेस में कितना आ रहा है, इसके हर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस तीनों जगहों पे हम अपनी मर्जी से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका हर का 3 हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। इसमें 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और 80/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 150 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 80 हो गया। अब डिफरेंस निकालना हमारे लिए आसान है, अब डिफरेंस निकालना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो इस 80 और 0 में कितने का अंतर है, 80 का, और इस 150 और 80 में कितने का अंतर है, 70 का। यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 8:7। यानी कि 8:7 किसका रेशियो आ गया, मिल्क और वाटर का। टोटल वेट का रेशियो आ गया 8:7। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस मिल्क और वाटर को मिलाने पे जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का टोटल वेट होगा 8 + 7 15 यूनिट, 8 + 7 15 यूनिट, जिसमें से कि मिल्क वाला पार्ट जो होगा, मिल्क के नीचे कितना है, 8 है, मिल्क वाला पार्ट होगा 8 यूनिट, मिल्क वाला पार्ट होगा 8 यूनिट,
और वाटर वाला पार्ट कितना होगा 7 यूनिट, वाटर वाला पार्ट कितना होगा 7 यूनिट, रेशियो हो जाएगा 8:7 मिल्क और वाटर का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क जो है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा गया है। इसमें पानी मिलाया गया है और मिलाने के बाद इस पूरे मिक्सचर को 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो बेचने के बाद इस पे 50% का लाभ होता है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, सेम सवाल है। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। मिल्क का रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मिल्क का रेट दिया हुआ है 50 रुपये प्रति लीटर, वाटर का रेट हम 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीपी है, यानी यहाँ पे भी क्या लेना होगा सीपी। लेकिन आपके सवाल में सीपी ना दे करके एसपी दिया हुआ है। कह रहा है कि इस पूरे मिक्सचर को 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा गया तो 50% का लाभ होता है। तो 50% का लाभ का मतलब कितना हो गया 1/2। 50% का लाभ का मतलब हो गया 1/2, यानी कि सीपी अगर 2 होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी आपका था कितना 2, प्रॉफिट था 1, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 यूनिट का हो जाएगा। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपये प्रति लीटर, यानी इस 3 यूनिट का मान दिया हुआ है ना, इस 3 यूनिट का मान दिया हुआ है, इस 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 60 रुपये प्रति लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा यहाँ से 3 से जाएगा 20 बार में 20 रुपये प्रति लीटर। लेकिन आपको तो निकालना है सीपी, क्योंकि यहाँ पे सीपी का वैल्यू पुट करना है। तो सीपी कितना है 2, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 40 रुपये प्रति लीटर। यानी पूरे मिक्सचर का सीपी कितना आ गया 40 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ पे हम पूरे मिक्सचर का सीपी लिख दिए 40 रुपये प्रति लीटर। अब इसको आपस में एलिगेट करते हैं। इसमें कितने का अंतर है 40 का, इसमें कितने का अंतर है 10 का, कट जाएगा। यानी कि 4:8 जो है इस मिक्सचर के वेट का रेशियो हो जाएगा 4:1। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि 50 रुपये प्रति लीटर वाले दूध को 0 रुपये प्रति लीटर वाले पानी के साथ जब आप मिलाते हैं तो जो मिक्सचर तैयार होता है उस मिक्सचर का जो सीपी होता है वो 40 रुपये प्रति लीटर होता है। और इस मिक्सचर का टोटल वेट होगा 4:1, यानी कि 5 यूनिट इस मिक्सचर का वेट होगा, जिसमें 4 यूनिट क्या है मिल्क है, मिल्क वाला पार्ट है 4 यूनिट, और वाटर वाला पार्ट कितना है 1 यूनिट, और टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 5 यूनिट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक बेईमान दुकानदार है। कुछ दूध 10 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है एवं इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। अब इस मिश्रण को 10 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो आरंभ में कितना दूध खरीदा था। ठीक है, तो मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है। कह रहा है कि कुछ दूध 10 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, यानी कि दूध खरीदता है 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, इसमें पानी मिलाता है 5 लीटर पानी मिलाता है। तो जितना भी पानी मिलाएगा पानी का रेट क्या होगा 0, पानी का रेट मान के चलेंगे 0। यानी कि इस दूध और पानी का मिक्सचर तैयार हो गया। तो यहाँ पे दूध का सीपी है, यहाँ पे पानी का सीपी है, यानी कि यहाँ पे इस मिक्सचर का सीपी होना चाहिए ना। लेकिन इस मिक्सचर का सीपी नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस मिक्सचर को 10 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी कि मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो अगर आपके पास मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है तो उस मिक्सचर के सेलिंग प्राइस से मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, उस कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पे रख देंगे। तो लाभ कितने का हो रहा है 20% का लाभ होता है। लाभ जो हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट होगा तो प्रॉफिट कितना का होगा 1 का होगा, प्रॉफिट 1 का होगा।
तो वैसे केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, प्रॉफिट है 1 यूनिट, टोटल हो जाएगा 6 यूनिट। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 6 यूनिट है। और क्वेश्चन में जो है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है कितना? 10 रुपया प्रति लीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का मान हो जाएगा 10 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10/6 यानी कि 5/3। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस है कितना? 5 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5/3 गुना 5, यानी कि हो जाएगा 25/3। यानी कि आपका सीपी कितना हो गया? 25/3। पूरे मिक्सचर का सीपी 25/3। तो यहाँ पे तो पूरे मिक्सचर का सीपी लिखना था ना, तो यहाँ पे पूरे मिक्सचर का सीपी हमने लिख दिया 25/3। ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा? 0, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 25। फ्रैक्शन हट गया। उसके बाद सिंपली हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 0 और 25 का अंतर कितने का हो जाएगा? 25 का। 0 और 25 में कितने का अंतर है? 25 का। और इस 30 और इस 25 में कितने का अंतर है? इस 30 और इस 25 में कितने का अंतर है? 5 का। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5:1। ये 5:1 किसका रेशियो आ गया? वेट का रेशियो आएगा। सिंपल सी बात है, 5:1 जो है वेट का रेशियो आएगा। यानी कि ये जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में आपका 5 यूनिट मिल्क होगा। मिल्क के नीचे कितना है? 5 यूनिट मिल्क होगा। और वाटर के नीचे कितना है? 1, यानी कि वाटर होगा 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। 5 लीटर पानी मिलाया जाता है और यूनिट के अकॉर्डिंग कितना है? 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 लीटर पानी मिलाया जाता है और हमारे इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1 यूनिट पानी है। यानी कि 1 यूनिट पानी का मान कितना हो जाएगा? 5 लीटर। 1 यूनिट पानी का मान कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरंभ में कितना दूध खरीदा था? तो आरंभ में दूध कितना होगा? 5 यूनिट होगा। आरंभ में दूध कितना था? 5 यूनिट था। तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 यानी कि 25 लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राम एवं श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। अगर राम का वजन 10% बढ़ा दिया जाए तो दोनों का कुल वजन 15% बढ़ जाता है, तो श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है। तो 2 लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राम और श्याम के वजन का अनुपात, यानी कि वजन का अनुपात वेट का रेशियो। तो वेट के रेशियो को हम नीचे लिख देंगे। तो वजन का अनुपात कितना है? 4:5। राम और श्याम के वजन का अनुपात है 4:5। तो जो एलिगेशन होता है उसमें वेट के रेशियो को कहाँ लिखते हैं? हम नीचे लिख देंगे 4:5। अगर राम के वजन जो है वो 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि राम का वजन कितना बढ़ रहा है? 10%। तो राम के वजन के सामने यहाँ पे हम 10% लिख देंगे। राम का वजन जो बढ़ रहा है वो 10% बढ़ रहा है। ठीक है। तो दोनों का कुल वजन जो है, अगर श्याम के वजन को भी कुछ बढ़ाया गया होगा, राम का वजन 10% बढ़ा दिया जाए, तो श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि दोनों का जो टोटल वजन है यहाँ पे कितना % बढ़ जाता है? 15% बढ़ जाता है। ठीक है। इस सवाल को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति है, राम और श्याम। ठीक है। तो राम के वजन में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि राम का अपना टोटल वेट जितना भी होगा उस टोटल वेट जो के कंपेयर में राम का जितना भी टोटल वेट होगा उसके कंपैरिजन में राम का वजन 10% बढ़ जाता है। ठीक है।
और श्याम का भी अपना एक वेट होगा, 50 किलो 60 किलो कुछ भी एक श्याम का वेट होगा, तो उसका जितना टोटल वेट है उस टोटल वेट के कंपेयर में कुछ परसेंटेज श्याम में भी वृद्धि होती है, यानी कि राम भी बढ़ गया और श्याम भी बढ़ गया, यानी कि दोनों का वेट कुछ कुछ बढ़ा है, तो दोनों का टोटल वेट जो होगा, टोटल वेट भी तो बढ़ जाएगा ना। तो जो पिछला टोटल वेट होगा दोनों का और जो नया टोटल वेट बना दोनों का, उसमें भी तो प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी कि इस दोनों के टोटल वेट में 15% की वृद्धि होगी। ठीक है, और यहाँ पे राम और श्याम के वेट का रेशियो 4:5 दिया हुआ है। ये तो पहले से ही पता है कि यहाँ पे जो लिखना होगा वेट का रेशियो लिखना होगा, क्योंकि राम के वेट में 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि राम के टोटल वेट के तुलना में 10% की वृद्धि हुई है, और श्याम का भी टोटल वेट होगा उसके तुलना में कुछ परसेंटेज की वृद्धि हुई है, और दोनों के टोटल वेट के तुलना में 15% की वृद्धि हुई है, यानी कि तीनों जगहों पर टोटल वेट के कंपेयर में परसेंटेज चेंज लिखा गया है, प्रतिशत वृद्धि जो है तीनों जगहों पर उनके टोटल वेट के तुलना में लिखा गया है, यानी कि नीचे जो रेशियो आएगा वो टोटल वेट का ही आएगा, इसलिए मैंने टोटल वेट के रेशियो को नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाते हैं। 10% और 15% में कितने का अंतर है? 5% का अंतर है, और यूनिट में कितना आ रहा है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 5%। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1%, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4%। तो यहाँ का जो वैल्यू होता है इस एक वाले दोनों में से किसी एक से बड़ा होगा और किसी दूसरे से छोटा होगा, तो 15 से छोटा यहाँ पे आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 15 से बड़ा होगा, एक वैल्यू इस 15 से छोटा होगा और एक वैल्यू इस 15 से बड़ा होगा, तभी तो इस दोनों के बीच में होगा ना। तो इससे छोटा वैल्यू आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो इससे बड़ा वैल्यू आएगा, तो इसके क्रॉस में इस 4 का मान कितना आ रहा है? 4%, यानी कि इससे छोटा था 10%, यानी कि 15% में इस 4% को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 + 4 यानी कि 19%। ठीक है, यहाँ का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, तो चूंकि 10% 15 से छोटा हो गया है, यानी कि यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 15 से बड़ा आएगा, और 15 के क्रॉस में यहाँ पे कितना आ रहा है? 4%, यानी कि 15 में 4% जोड़ के यहाँ का वैल्यू निकालेंगे, 15 + 4 19%। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:3 है। ठीक है, बॉयज, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 5:3, यानी कि एक क्लास है जिसमें पहले से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, और उन लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:3 है। अब क्या होता है कि उसमें एडमिशन होता है और कुछ नए लड़के और नए लड़कियां आ जाती हैं, तो कुछ लड़के भी आए और कुछ लड़कियां भी आई, यानी कि उस दोनों का जो रेशियो होगा, उस लड़के और लड़कियों का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 5:7 में। आने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:7 है। तो अब कुल मिलाकर के जब ये पहले से था और ये नया एंट्री हो गया है, तो अब टोटल स्टूडेंट्स नया एंट्री के बाद जो है वो 1200 हो जाता है। ठीक है, और लड़के लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो बदल जाता है, क्योंकि कुछ नए लड़के आ गए, कुछ नए लड़कियां आ गई, तो ये जो पहले से जो रेशियो था वो रेशियो चेंज हो गया, और रेशियो चेंज होके कितना हो जाता है? 7:5 हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नामांकन से पहले कुल कितने विद्यार्थी थे? नामांकन से पहले कुल कितने विद्यार्थी थे? तो आप इस क्वेश्चन को, जैसे कि हम पिछले सवालों में मिक्सचर के सवालों को सॉल्व किए हैं, सेम उसी टाइप से इस सवाल को सॉल्व करना होगा। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि एक मिक्सचर है, एक क्लास है जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 5:3 है, और एक दूसरा मिक्सचर है, मतलब कि एक दूसरा ग्रुप है लड़के और लड़कियों का जिसमें लड़के लड़कियों का रेशियो कितना है? 5:7 है। ये मतलब दो ग्रुप हुआ, एक ग्रुप पहले से था जिसमें लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, और एक ग्रुप वो बाहर से आने वाला ग्रुप जो कि एडमिशन ले रहा है, उस ग्रुप में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। इस दोनों ग्रुप को आपस में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद इसका जो रेशियो हो जाता है 7:5 हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पहले वाले ग्रुप में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसकी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों जगहों पे टोटल वेट क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, या टोटल नंबर क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 और 3 कितना है, 8, और यहाँ पे 5 और 7 कितना है, 12, और यहाँ पे 7 और 5 कितना है, 12। तो 12 और 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 24 के बराबर करते हैं। 5 और 3 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 7 और 5 12, 12 में 2 से गुना करेंगे 24, 7 और 5 12, 12 में 2 से गुना करेंगे 24। यानी कि तीनों जगहों पर हमने टोटल क्या कर लिया है, बराबर कर लिया है। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक को लेकर चल सकते हैं। बॉय को एलिगेट करेंगे तो बॉय बॉय बॉय, अगर आप गर्ल को लेकर चलेंगे तो गर्ल गर्ल गर्ल। तीनों जगहों पर सेम ही चीज़ को लेकर चल सकते हैं। तो सपोज मैंने बॉय को उठा लिया, बॉय बॉय बॉय, ठीक है। यानी कि पहले वाले ग्रुप में लड़कों की संख्या कितनी होगी, 5 गुना 3 15 15, और इस दूसरे वाले ग्रुप में लड़कों की संख्या 2 गुना 5 कितनी होगी, 10। जब इस दोनों ग्रुप को आपस में मर्ज करते हैं, इस दोनों ग्रुप को जब आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो तीसरा ग्रुप बनेगा, उस तीसरे ग्रुप में लड़कों की संख्या को यहाँ पे लिखना होगा। तो वो कितना है, 2 गुना 7 14। यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो नया ग्रुप बनेगा, एक तरह से जो नया मिक्सचर बनेगा, उस नए मिक्सचर में, उस नए ग्रुप में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। अब इसका एलिगेशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 14 में से 10 जाएगा 4, 15 में से 14 जाएगा 1। यानी कि जो नया मिक्सचर फॉर्म किया, मतलब दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद जो नया ग्रुप फॉर्म किया, उस नए ग्रुप में पहले वाले ग्रुप का 4 यूनिट होगा, पहले वाले ग्रुप का 4 यूनिट होगा, और दूसरे वाले ग्रुप का 1 यूनिट होगा। पहले वाले ग्रुप का 4 यूनिट होगा और दूसरे वाले ग्रुप का 1 यूनिट होगा। यानी कि अब जो दोनों को मिलाने के बाद जो ग्रुप बनेगा, उसमें टोटल कितना नंबर होगा, 4 + 1 5 यूनिट होगा। टोटल तो 5 यूनिट हो जाएगा ना, टोटल जो हो जाएगा 5 यूनिट होगा। दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल हो जाएगा 5 यूनिट होगा, क्योंकि 4 यूनिट तो पहले वाले ग्रुप का संख्या है, 1 यूनिट दूसरे वाले ग्रुप का संख्या है। यानी कि 4 + 1 5 जो हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद, उस दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद टोटल संख्या हो जाएगा 5 यूनिट। और क्वेश्चन में यह संख्या दिया हुआ है 1200, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद क्लास में टोटल संख्या हो जाती है 1200। यानी कि दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद कितनी हो गई थी, 1200। तो 5 यूनिट का मान हम कह सकते हैं 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 240। तो पूछ रहा है कि एडमिशन लेने के पहले संख्या कितनी थी, यानी कि पहले वाले ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। तो एडमिशन लेने के पहले कितनी संख्या होगी, 4 यूनिट होगी, क्योंकि पिछले वाले ग्रुप की संख्या कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 240 गुना 4, 24 चौका 96, 960। यानी कि एडमिशन लेने के पहले छात्रों की संख्या होगी 960। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें 32 रुपया बांटना है। मतलब एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, और कुल मिला करके उन 50 लड़कों, 50 जो स्टूडेंट्स हैं, उन 50 स्टूडेंट्स में 32 रुपया आपको बांटना है। ठीक है। जिसमें से प्रत्येक लड़के को 1 रुपया देना है और प्रत्येक लड़की को 50 पैसा देना है। तो लड़के लड़कियों की संख्या के अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे है बॉयज, यहाँ पे है गर्ल्स। तो प्रत्येक लड़के को 1 रुपया देना है, यानी कि लड़कों को कितना मिल रहा है, 1 रुपया प्रति लड़का। लड़कों को 1 रुपया प्रति स्टूडेंट मिल रहा है, मतलब हर लड़के को 1-1 रुपया मिल रहा होगा। यानी लड़कों को मिल रहा है 1 रुपया प्रति लड़का। ठीक है। और लड़कियों को 50 पैसा मिल रहा है, यानी कि 50 पैसा प्रति लड़की के हिसाब से मिल रहा है हर लड़की को। यानी लड़कियों को जो पैसा मिल रहा है उसका एवरेज कितना हो गया, 50 पैसा। लड़कियों को जो पैसा मिल रहा है उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 50 पैसा प्रति लड़की, 50 पैसा प्रति लड़की। और लड़कों को मिल रहा है 1 रुपया, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा प्रति लड़का, 100 पैसा प्रति लड़का। और इस पूरे ग्रुप को अगर लड़के लड़कियों दोनों को मिला करके देखा जाए, तो दोनों को मिला करके एवरेज क्या होगा, तो
तो दोनों को मिला करके टोटल 32 रुपया बांटना है। दोनों को मिला करके टोटल जो है वो 32 रुपया बांटना है, यानी कि रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों को मिला करके 3200 पैसा बांटना है। लड़के और लड़कियां दोनों को मिला करके 3200 पैसा बांटना है। तो हम ये पता कर लेंगे कि एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है। टोटल स्टूडेंट्स है कितना, 50। टोटल स्टूडेंट्स है 50, तो 50 से अगर हम डिवाइड करें तो 50 से जाएगा 2 बार में, 32 दूनी का 64, यानी कि 64 पैसा पर स्टूडेंट, यानी कि पूरे लड़के लड़कियों दोनों को मिला करके पूरे ग्रुप को 64 पैसा प्रति स्टूडेंट के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों का जो टोटल एवरेज हो जाएगा पैसों का वो 64 पैसा प्रति स्टूडेंट है। यानी कि पूरे ग्रुप का एवरेज हो गया 64। तो आपको पता है कि पूरे ग्रुप के एवरेज को हम क्या पे लिखते हैं, यहाँ पे 64 पैसा। यानी कि लड़कों को मिल रहा है 100 पैसा प्रति स्टूडेंट के हिसाब से, लड़कियों को 50 पैसा प्रति स्टूडेंट के हिसाब से, और इस दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे ग्रुप को मिल रहा है 64 पैसा प्रति स्टूडेंट के हिसाब से। अब इसका एलिगेशन करते हैं। 64 50 में कितने का अंतर है, 14, और 100 और 64 में कितने का अंतर है, 36। काटेंगे तो 7 और 18, यानी कि ये प्रति स्टूडेंट मिल रहा था, ये भी 50 पैसा प्रति स्टूडेंट था, ये भी 64 पैसा प्रति स्टूडेंट था। यानी कि तीनों ही स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ये जो तीनों मान लिखा हुआ है स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा उसका रेशियो आएगा। यानी कि ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो आ गया, स्टूडेंट का रेशियो आ गया, स्टूडेंट का रेशियो आ गया, जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 7 यूनिट, लड़कों की संख्या है 7 यूनिट, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 18 यूनिट। यानी लड़के और लड़कियों दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 + 18 कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। यानी कि दोनों को मिला करके जो टोटल संख्या है वो हो जाएगी 25 यूनिट, और एक्चुअल में दोनों को मिला करके जो टोटल संख्या है वो है 50। एक्चुअल में दोनों को मिला करके टोटल संख्या है 50 स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि 25 यूनिट का मान 50, 1 यूनिट का मान 2, 1 यूनिट का मान 2। तो पूछ रहा है कि लड़के लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 7 यूनिट, लड़कों की संख्या है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 2, तो 7 यूनिट का मान 14। यानी लड़कों की संख्या क्या होगी, 14। लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो लड़कियों की संख्या है 18 यूनिट, लड़कियों की संख्या है 18 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2 था, तो 18 यूनिट का मान 18 × 2 यानी कि 36। यानी कि उस क्लास में 14 लड़के होंगे और 36 लड़कियां होंगी। ये इस सवाल को सॉल्व करने का एक एस्पेक्ट हो गया। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। ठीक है, एक लड़के को कितना मिल रहा है, 1 रुपया। एक लड़के को 1 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 50, अगर सारे के सारे 50 स्टूडेंट्स अगर लड़के होते हैं, सारे के सारे 50 स्टूडेंट्स अगर लड़के होते तो टोटल पैसा कितना मिलता, 50 रुपया। क्योंकि एक लड़के को 1 रुपया मिल रहा है, तो अगर 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को कितना पैसा मिलता, 50 रुपया। सारे स्टूडेंट्स को कितना पैसा मिलता, 50 रुपया। और एक लड़की को कितना मिल रहा है, 50 पैसा। एक लड़की को कितना मिल रहा है, 50 पैसा। और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 50। तो अगर हम ये मान लें कि 50 स्टूडेंट्स सारे के सारे अगर लड़कियां होती, 50 स्टूडेंट्स अगर लड़कियां होती, तो टोटल पैसा कितना मिलता, तो 50 पैसा का मतलब कितना हो गया, 1/2 रुपीज़, 1/2 रुपीज़। यानी कि एक लड़की को 1/2 रुपया मिल रहा है। तो अगर 50 लड़कियां होती, 50 लड़कियां होती तो कितना मिलता, 50 × 1/2 यानी कि 25 रुपया। कितना मिलता, 25 रुपया। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर 50 लड़कियां ही होती, 50 के 50 अगर लड़कियां ही होती, तो टोटल पैसा कितना देना पड़ता, इनको 25 देना पड़ता। टोटल पैसा कितना देना पड़ता, 25 देना पड़ता। और एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन 50 स्टूडेंट्स को एक्चुअल में कुल मिलाकर के 32 रुपया बांटना पड़ा है। लड़के और लड़कियों इन दोनों को मिला करके एक्चुअल में कितना पैसा बांटना पड़ रहा है, 32 रुपया बांटना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये 50 रुपया लड़कों को मिल रहा है कब, जब 50 के 50 स्टूडेंट्स लड़के होते हैं। यानी कि 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में लड़कों को 50 रुपया मिल रहा है। अगर 50 के 50 लड़कियां होती तो कितना पैसा देना पड़ता, 25। यानी कि 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में लड़कियों को कितना रुपया मिल रहा है, 25। और कुल मिलाकर के दोनों
को कुल मिला करके 32 रुपया बांटना पड़ रहा है। यानी कि 32 रुपया जो है 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में देना पड़ रहा है। यानी कि ये भी स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में है, ये भी स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में है, 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में ये वाला भी, 50 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में ये वाला भी, और ये भी टोटल स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में है, यानी कि 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में है। तो इसका जब आप एलिगेशन करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आएगा। इसका जब आप एलिगेशन करेंगे तो जो रेशियो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में 50 रुपया देना पड़ रहा है, यहाँ भी 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में 25 रुपया, और यहाँ भी 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में 32 रुपया। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका रेशियो आएगा, तो यहाँ पे रेशियो किसका आएगा? स्टूडेंट का आएगा। तो एलिगेट करते हैं, 32 में से 25 जाएगा 7, और 50 में से 32 जाएगा 18, यानी कि स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया 7:18। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी? 7 यूनिट, लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 18 यूनिट। दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 7 25 यूनिट। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है कितनी? 25 यूनिट। और एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है 50, यानी कि 25 यूनिट का मान हो जाएगा 50। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2। तो अगर लड़कों की संख्या पूछेगा तो लड़कों की संख्या है कितनी? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 7 यूनिट का मान 14, यानी लड़कों की संख्या 14, और 1 यूनिट का मान चूंकि 2 है तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 36, यानी लड़कियों की संख्या 36। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस हमें इस क्वेश्चन में ध्यान इस बात का रखना है, ये जो 50 और 25 लिखा जा रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है? तो 50 रुपया तब होगा जब सारे के सारे 50 लड़के होते हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में 50 रुपया। 25 रुपया तब होगा जब सारे के सारे लड़कियां होती, 50 स्टूडेंट्स लड़कियां होती, यानी 50 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में 25 रुपया। और एक्चुअल में उन 50 स्टूडेंट्स को दिया कितना जा रहा है? 32 रुपया। तो 50 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में 32 रुपया, यानी तीनों जगहों पे जो लिखा गया है वैल्यू स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में है, यानी कि रेशियो किसका बनेगा? स्टूडेंट का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 41 रुपये की धनराशि को 50 छात्रों में बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसा, प्रत्येक लड़की को 65 पैसा, तो कुल लड़कों की संख्या। सेम सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 50। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 90 पैसा मिलता है और प्रत्येक लड़की को 65 पैसा, यानी हर लड़के को 90 पैसा मिलेगा। यानी लड़कों को मिलने वाले पैसे का एवरेज कितना है? 90 पैसा प्रति लड़का, यानी लड़कों को मिलता है 90 पैसा प्रति लड़का, और प्रत्येक लड़की को मिलता है 65 पैसा, यानी कि लड़कियों को मिलने वाला एवरेज क्या है? 65 पैसा प्रति लड़की। 65 पैसा प्रति लड़की, लड़कियों का एवरेज हो जाएगा 65। और इस पूरे ग्रुप को मिलने वाला एवरेज क्या होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। इस लड़के और लड़की दोनों को मिला करके जो ग्रुप बना, इस पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा, मतलब पूरे ग्रुप को कितना पैसा प्रति स्टूडेंट मिलता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल 41 रुपया मिल रहा है, तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 41 गुना 100, टोटल इतना पैसा देना पड़ रहा है इन लोगों को। कितने स्टूडेंट्स पे? 50 स्टूडेंट्स पे इतना पैसा देना पड़ रहा है। तो एक स्टूडेंट पे कितना देना पड़ेगा? इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 50 से। तो 50 से जाएगा 2 बार में, 41 दूनी का 82, यानी कि 82 पैसा प्रति स्टूडेंट, यानी कि इस पूरे ग्रुप का एवरेज हो जाएगा 82 पैसा प्रति स्टूडेंट, यानी कि पूरे ग्रुप को 82 पैसे के हिसाब से सबको देना पड़ेगा। तो पूरे ग्रुप का जो एवरेज होता है उसको हम क्या पे लिख देंगे? यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एलिगेशन लगाते हैं। कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 15 और 2 17, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यानी कि ये भी जो था 90 पैसा प्रति स्टूडेंट, 65 पैसा प्रति स्टूडेंट, 82 पैसा प्रति स्टूडेंट, तीनों ही स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में था। यानी कि ये रेशियो किसका आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट का आएगा। ये रेशियो जो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का आएगा, जिसमें कि बॉयज जो होंगे 17 यूनिट होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी? 8 यूनिट होंगी। यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा 25 यूनिट, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, यानी कि 25 यूनिट का मान हो जाएगा 50, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो कुल लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है कितनी? 17 यूनिट। लड़कों की संख्या है कितनी? 17 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 17 यूनिट का मान 17 गुनी 2 34। ठीक है, 17 गुना 2 34।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दस नंबर सवाल। एक चारागाह है जिसमें काउज और हेन्स है, गाय है और मुर्गियां हैं। कुल सिरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ हेड्स है 280। सिरों की संख्या का मतलब क्या? किसी भी एक जानवर के सिर कितने सिर होते हैं? एक। रावण तो है नहीं कि एक जानवर का 10 सिर होगा, यानी कि किसी भी एक जानवर का एक सिर होगा। इसलिए अगर सिरों की संख्या 280 है तो हम यह कह सकते हैं कि टोटल एनिमल्स की संख्या भी 280 है। तो यहाँ पे हेड्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ हेड्स कितना दिया हुआ है? 280, यानी कि जानवरों की संख्या भी हो गई 280। उसके बाद दिया हुआ है कुल पैरों की संख्या 650 है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हुआ है? यानी कि सारे जानवरों के पैरों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स आ रहा है 650 आ रहा है। तो कितने काउज होंगे और कितने हेन्स होंगे? हमारा आपका सवाल ये है। तो इस सवाल को तो कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एलिगेशन, इसलिए हम एलिगेशन के तरीके से इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, काउज, हेन्स। ठीक है, टोटल जानवर है 280। टोटल जानवर है 280। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे जानवर, जितने भी जानवर थे, अगर वो सारे के सारे जानवर टोटल के टोटल 280 जानवर काऊ होते हैं, गाय होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना आता है? तो चूंकि एक काऊ के कितने पैर होते हैं? 4। आई होप कि ये तो आपको पता होगा कि एक गाय में कितने पैर होते हैं? 4। एक काऊ के 4 पैर होते हैं। तो 280 जानवर हैं, यानी कि सारे के सारे अगर गाय हो जाए, 280 गाय हो जाए, तो टोटल लेग्स कितना होगा? 4 गुना 280, यानी कि 28 चौका 112, 1120 लेग्स होंगे। यानी कि सारे के सारे जानवर अगर काऊ हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा? 1120। टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो जाएगा 1120। और अगर सारे के सारे जानवर हेन्स हो जाएं, हेन्स यानी कि मुर्गी, और एक मुर्गी का कितना पैर? 2। चिकन तो आपने खाया ही होगा, एक मुर्गी में 2 चिकन लेग पीस होता है। ठीक है, यानी कि एक हेन्स में 2 पैर होता है। तो अगर सारे के सारे 280 के 80 जानवर अगर हेन्स हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा? 28 दूनी का 556, यानी कि 560। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा? 560। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद इस काऊ और हेन, इस दोनों को मिला करके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया हुआ है? 650। इस दोनों को मिला करके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिया हुआ है 650। तो अब हम इसका एलिगेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो तीनों नंबर लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? तो 1120 जो है वो पैर है। तो 1120 पैर टोटल जानवर के तुलना में, टोटल जानवर था 280, यानी कि सारे जानवरों के रिस्पेक्ट में 280 पैर। और यहाँ भी 560 पैर जो लिखा हुआ है, मान लिए थे कि सारा का सारा जानवर क्या हो? हेन हो। तो सारे जानवरों के रिस्पेक्ट में 560 पैर, और एक्चुअल में टोटल जानवरों का पैर कितना दिया हुआ है? 650, यानी कि 650 भी टोटल एनिमल्स के रिस्पेक्ट में 650 पैर हैं। यानी कि तीनों ही जो है वो लेग्स के रिस्पेक्ट में है, यानी कि जो रेशियो आएगा वो लेग्स का रेशियो आएगा, सॉरी एनिमल का रेशियो आएगा। तीनों ही जो है एनिमल के रिस्पेक्ट में है, यानी कि जो रेशियो आएगा वो एनिमल का रेशियो आएगा। तो रेशियो निकालने के पहले हम क्या करते हैं? अगर कुछ कटता है तो यहीं से हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसका एलिगेशन निकालते हैं। तो कितने का अंतर हो जाएगा? 65 और 56 में 9 का अंतर हो जाएगा। और 112 और 65 में कितने का अंतर हो जाएगा? 47 का, क्योंकि 100 से 65 35 कम है, और 100 के बाद 12, 35 प्लस 12 47। यानी कि ये जो रेशियो आया आपके एनिमल्स का रेशियो आ गया। एनिमल्स का रेशियो क्यों आया ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जानवरों की संख्या के रिस्पेक्ट में ये सारे लेग्स लिखे हुए हैं, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा होता है उसका रेशियो आता है। अब आपको पता चल गया कि काउज कितना है? 9 यूनिट है, गाय की संख्या है 9 यूनिट, और हेन्स की संख्या है 47 यूनिट। यानी कि टोटल जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 7 16। टोटल जानवरों की संख्या हो जाएगी 56 यूनिट। टोटल जानवरों की संख्या हो जाएगी 56 यूनिट। और एक्चुअल में टोटल जानवरों की संख्या क्या दी हुई है? 280। अगर 280 हेड्स हैं तो 280 जानवर होंगे। ठीक है, यानी कि 56 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 280।
इसको आपको काटना है। तो आपको पता है कि ये जो नंबर है 280 28 से 10 बार में जाएगा, 28 से 10 बार में जाएगा। तो चूंकि 56 जो है 28 का दुगना है, तो 28 से 10 बार में जाएगा, तो 56 से ये 5 बार में जाएगा, क्योंकि 56 जो था 28 का दुगना था, इसलिए 56 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। चलिए भी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, दिल्ली के एक चिड़ियाघर में हिरण और बत्तख दो जानवर हैं। ठीक है, सिरों की संख्या 180 है, पैरों की संख्या 448 है, तो हिरणों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हिरण है और यहाँ पे बत्तख है, यानी चिड़ियाघर में दो जानवर है, हिरण और बत्तख। यानी कि अब आपको बत्तख भी देखना है, तो इसके लिए आपको चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। बात समझ गए। चलिए, टोटल जानवरों की जो संख्या है, हेड की जो संख्या है 180 है, हेड्स की जो संख्या है, हेड्स की संख्या है 180 है। 180 हेड होने का मतलब टोटल जानवरों की संख्या 180, क्योंकि एक जानवर में कितनी मुंडी होगा, एक जानवर का एक मुंडी, यानी कि एक जानवर का एक सिर होता है। ठीक है भाई। पैरों की संख्या है 448, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो है वो हो जाएगा 448। टोटल नंबर ऑफ लेग्स है 448, तो हिरण की संख्या बतानी है। ठीक है, तो एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 4। एक बत्तख के कितने पैर होते हैं, 2। तो अगर हम ये मान लें कि टोटल जानवर 180 है, सारा का सारा जानवर अगर हिरण हो, सारा का सारा जानवर अगर हिरण हो, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, एक हिरण के 4 पैर, तो 180 हिरण के 18 चौका 72, 720 पैर, यानी कि 720 लेग्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि सारा का सारा जानवर बत्तख हो जाए, तो एक बत्तख के कितने पैर, 2 पैर, तो सारे जानवर है कितना, 180। अगर ये सारे बत्तख होते हैं तो टोटल पैर कितना होता है, 360। टोटल पैर हो जाएगा 360। और क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया हुआ है, 448, मतलब दोनों जानवर को मिला के टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो दिया हुआ है 448। तो यहाँ पे जब हम इसको जब इस दोनों का जब हम एलिगेशन करते हैं तो रेशियो किस चीज़ का आएगा। तो आप इस बात को समझें कि यहाँ पे जो 720 लेग्स है, 720 लेग्स कब है, जब सारा का सारा जानवर हिरण हो, यानी कि टोटल 180 जानवर अगर हिरण हो जाए तो लेग्स कितना हो जाएगा, 720। यानी कि ये 720 टोटल जानवर के रिस्पेक्ट में पैरों की संख्या है। और यहाँ पे भी जो 360 पैर देख रहे हैं, ये कब है, जब सारा का सारा 180 जानवर क्या हो जाए, बत्तख हो जाए। तो यहाँ का जो 360 लेग्स है वो 180 जानवर के रिस्पेक्ट में, यहाँ का 720 लेग्स है वो भी 180 जानवर के रिस्पेक्ट में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल लेग्स कितना है, 448। तो क्वेश्चन में भी जो 448 लेग्स दिया हुआ है, ये भी इस पूरे जानवर के रिस्पेक्ट में, 180 जानवर के रिस्पेक्ट में टोटल लेग्स कितना है, 448। तो अब इसका एलिगेशन करते हैं। तो एलिगेशन करने में जो कटेगा यहीं से कैंसिल कर देंगे और छोटा कर देंगे। ठीक है, तो 4 से कटाते हैं 112, 4 से 18 चौका 72, 4 से 4 9 36। ठीक है, और कटेगा क्या, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 56। ठीक है, और फर्दर नहीं कट रहा है तो डिफरेंस निकालते हैं। इस 45 और 56 में कितने का अंतर है, 11 का। 45 और 56 में 11 का। ठीक है, और 90 और 56 में कितने का अंतर है, 34 का। 60 30 प्लस 4 34, 90 और 56 में 34 का। यानी कि ये जो रेशियो आया, ये रेशियो किस चीज़ का रेशियो आया, नंबर ऑफ एनिमल्स का रेशियो आया, जिसमें कि हिरण की संख्या जो होगी वो 11 यूनिट होगी, हिरण की संख्या 11 यूनिट होगी, और बत्तख की संख्या कितनी होगी, 34 यूनिट होगी। बत्तख की संख्या 34 यूनिट होगी। यानी कि टोटल जानवर कितने हैं, 45 यूनिट, 11 प्लस 34, टोटल जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 यूनिट हो जाएगी। टोटल जानवरों की संख्या हो जाएगी 45 यूनिट। और क्वेश्चन में टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, 180, यानी कि 45 यूनिट का मान 180, तो 45 से जाएगा ये 4 बार में। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हिरण की संख्या क्या होगी, हिरण की संख्या है कितनी, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 11 यूनिट का मान 11 गुना 4 यानी कि 44। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
जिसमें कुछ दूरी साइकिल से कुछ दूरी पैदल चलता है। साइकिल की चाल 16 है, पैदल की चाल 8 है, तो साइकिल और पैदल को कितनी कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, साइकिल से चलता है और पैदल को यहाँ पे फुट लिख देता हूँ, पैदल चलता है फुट से। ठीक है, तो साइकिल की जो चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक डिस्टेंस है, सपोज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप उस पूरे डिस्टेंस को दो तरीके से तय करते हैं। कुछ दूरी तो आप साइकिल से गए हैं, कुछ दूरी आप साइकिल से गए हैं और उसमें साइकिल का स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ दूरी जो है आप पैदल चल के गए हैं, उसके बीच में कुछ दूरी आपने पैदल चली है, और पैदल चलने के में आपको जो स्पीड था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरे जर्नी का एक एवरेज स्पीड भी होगा, साइकिल और पैदल दोनों को मिला करके पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखेंगे हम। पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जब आप स्पीड को एलिगेशन करेंगे तो यहाँ भी स्पीड चाहिए, यहाँ भी स्पीड चाहिए। फिर इसके बाद इस दोनों को मिला करके का मतलब क्या, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा, तो पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड होता है, आपको पता है कि पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड होगा वो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है भाई, कुल दूरी है 80 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है। पूरा का पूरा जो डिस्टेंस साइकिल और पैदल इस दोनों से मिला करके टोटल 80 किलोमीटर चलता है, और इस दोनों से में मिला करके जो टोटल टाइम लगता है वो 8 घंटे का लगता है। यानी कि 80 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की है। यानी कि दिल्ली से लेके मुंबई तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसका एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उस एवरेज स्पीड को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप स्पीड का एलिगेशन करते हैं तो किसका रेशियो आएगा, टाइम का, क्योंकि आपको पता है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे के रिस्पेक्ट में 16 किलोमीटर चल रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि हर एक 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता होगा, तभी तो इसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर एक घंटे में 8 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे भी आवर है, आवर के रिस्पेक्ट में है, ये भी 8 किलोमीटर 1 घंटे के रिस्पेक्ट में है, आवर के रिस्पेक्ट में है, और ये 1 घंटा या आवर होता क्या है, टाइम। यानी कि इसका एलिगेशन करेंगे तो किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। तो आप याद रखेंगे कि जब भी आप स्पीड का एलिगेशन करेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा। अब करते हैं 10 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का, और 16 और 10 में कितने का अंतर है, 6 का। यानी कि रेशियो हो जाएगा 1:3, यानी कि टाइम का रेशियो 1:3। यानी साइकिल से उसको टाइम लगता है 1 यूनिट और पैदल से उसको टाइम लगता है 3 यूनिट। यानी कि टोटल टाइम कितना लगता है, 4 यूनिट। टोटल जो टाइम लगता है 4 यूनिट लगता है, और एक्चुअल में जो टोटल टाइम लगता है वो 8 घंटे का है। एक्चुअल में जो टोटल टाइम लगता है 8 घंटे का है। यानी कि 4 यूनिट का मान कितना होगा, 8 घंटा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 घंटा। 1 यूनिट का मान 2 घंटा। तो पूछ रहा है कि साइकिल से, तो साइकिल से कितना समय लगा होगा, साइकिल से तो 1 यूनिट का ही समय लगता है, और 1 यूनिट का आप मान निकाल चुके हैं 2 घंटा। यानी कि साइकिल से लगा होगा 2 घंटा, और पैदल 3 यूनिट समय लगता है, तो 1 यूनिट का मान है 2, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 2। यानी कि जो पैदल है वो 6 घंटे चलता होगा। यानी कि टोटल जर्नी 8 घंटे का ट्रेवल किया है, जिसमें से कि वो 2 घंटे साइकिल से चलता है, 2 घंटे साइकिल से चलता है, और 6 घंटे कैसे चलता है, पैदल चलता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइकिल और पैदल से कितनी दूरी तय किया होगा। तो साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटा चला है, तो साइकिल से कितना डिस्टेंस चलेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो साइकिल का स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से चल रहा है 2 घंटा। यानी कि साइकिल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 गुना 2, यानी साइकिल से चलेगा 32 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार पैदल कितनी दूरी गया होगा, तो पैदल स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल चल कितना रहा है, 6 घंटा। यानी कि पैदल से कितना दूरी ट्रेवल करेगा, दूरी ट्रेवल करेगा 8 गुना 6, दूरी बराबर
चाल हो गया 8 इंटू समय, समय हो गया 6, 8 48 किलोमीटर। यानी कि जो पैदल चला होगा वो 48 किलोमीटर और साइकिल से चला होगा 32 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इस सवाल को एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। उस एस्पेक्ट को भी मैं समझा दूं ताकि कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। टोटल जो वो आदमी है, टोटल कितने घंटे चलता है? 8 घंटा। टोटल कितने घंटे चलता है? 8 घंटा। ठीक है, आपको पता है कि जो साइकिल की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से जब वो चलता है तो साइकिल की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम ये मान लें कि जो दिल्ली से बॉम्बे के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें साइकिल का भी इस्तेमाल किया है और पैदल भी चला है, लेकिन हम ये मान लें कि दिल्ली से बॉम्बे के बीच के डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को अगर केवल साइकिल से चलता, केवल साइकिल से चलता तो 8 घंटे में कितना दूरी जाता? अगर ये पूरे डिस्टेंस को केवल साइकिल से ट्रेवल करता और साइकिल को अगर हम 8 घंटे चलाते तो कितना दूर जाता? तो 1 घंटे में साइकिल जाती है 16 किलोमीटर, तो 8 घंटे में कितना जाएगी? 16 गुना 8 128 किलोमीटर। 8 घंटे में 128 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे केस में पैदल उसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल उसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम ये मान ले कि पूरा का पूरा 8 घंटा अगर वो पैदल चलता, पूरा का पूरा 8 घंटा अगर वो पैदल चलता तो कितना दूर चलता है? 1 घंटे में चूंकि इसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है, तो पूरा का पूरा 8 घंटा अगर वो पैदल चलता तो 8 गुना 8 कितना डिस्टेंस चलता? 64 किलोमीटर चलता। 8 गुना 8 64 किलोमीटर चलता। और एक्चुअल में साइकिल से और पैदल दोनों को मिला करके कुल मिला के वो चला कितना दूर है? कुल मिलाकर के वो 80 किलोमीटर चला है, क्योंकि उस 80 किलोमीटर में साइकिल भी शामिल है, पैदल भी शामिल है। मतलब इस दोनों को कुल मिलाकर के एक्चुअल में जो वो चल रहा है वो 80 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि इस 80 किलोमीटर को चलने में भी उसको समय कितना लगा होगा? 8 घंटा। तो यहाँ का जो, अब तीनों जगहों पे मैंने डिस्टेंस को लिख दिया है। यहाँ भी 128 किलोमीटर है, तो 128 किलोमीटर चलता है कितने देर में? 8 घंटे में। और यहाँ पर जो 64 किलोमीटर चलता है ये भी कितने देर में चलता है? 8 घंटे में। टोटल टाइम 8 घंटा है। टोटल टाइम 8 घंटे के रिस्पेक्ट में 128 किलोमीटर साइकिल से, टोटल टाइम 8 घंटे के रिस्पेक्ट में 64 किलोमीटर पैदल, और टोटल टाइम 8 घंटे के रिस्पेक्ट में 80 किलोमीटर, इन दोनों को मिला करके। यानी कि तीनों जगहों पर जो डेटा लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखा हुआ है, वो टोटल टाइम के तुलना में है, टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में है। यानी कि जब हम इसका एलिगेशन करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो टोटल टाइम का आएगा। अगर हम इसका एलिगेशन करेंगे तो जो रेशियो आएगा टोटल टाइम का आएगा, क्योंकि यहाँ का भी 128 किलोमीटर टोटल टाइम 8 घंटे के तुलना में है, और यहाँ का जो 64 किलोमीटर है वो भी टोटल टाइम 8 घंटे के तुलना में है, और यहाँ का 80 किलोमीटर वो भी टोटल टाइम 8 घंटे के तुलना में ही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं। तो निकालने से पहले इसको काट भी सकते हैं। 16 8 128, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। ठीक है, तो इस 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। 8 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का। तो यहाँ पे आपने तीनों जगहों पे डिस्टेंस को लिखा है और डिस्टेंस का एलिगेशन किया है, तो रेशियो किसका आ गया? टाइम का। तो टोटल टाइम है 3 + 1 4 यूनिट। टोटल टाइम है 3 + 1 4 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है? 8 घंटा। तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 घंटा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 घंटा। यानी कि इधर से मान आ गया 2 घंटा, इधर से मान आ जाएगा 3 गुना 2 6 घंटा। यानी कि साइकिल चला होगा 2 घंटा और पैदल चला होगा 6 घंटा। साइकिल चला होगा 2 घंटा, पैदल चला होगा 6 घंटा। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि साइकिल और पैदल कितना कितना दूरी ट्रेवल किया है। तो चूंकि साइकिल का जो स्पीड है, साइकिल का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से साइकिल चल कितना रहा है? 2 घंटा। तो साइकिल से कितना डिस्टेंस जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो साइकिल का स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल चलता है कितना? 2 घंटा। यानी कि साइकिल से वो चला होगा 16 दूनी का 32 किलोमीटर। ठीक है, पैदल कितना चला होगा? पैदल उसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल चलता है कितना? 6 घंटा। पैदल वो 6 घंटे चलता है, पैदल का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैदल कितना दूरी चलेगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पैदल का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल चलता है 6 घंटा।
यानी पैदल कितना दूरी चलेगा, 48 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं। कोई बस एजेंसी है, उसके पास टोटल 108 बसें हैं। वह कुछ बसों को 9% के लाभ पर और शेष बसों को 36% के लाभ पर बेच देता है। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 17% का लाभ होता है। तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या होगी, ठीक है। टोटल जो बस है वो 108 बस है, ठीक है। कुछ बसों को 9% के लाभ पर, कुछ बसों को 9% के लाभ पर बेचता है और शेष बसों को 36% के लाभ पर, शेष बसों को 36% के लाभ पर बेचता है। तो टोटल 108 बस है, जिसमें से कुछ बस जो है वो 9% के लाभ पर बेच दिया और जो बस बच गए, बचे हुए बच्चों को 36% के लाभ पर बेच दिया। तो इस पूरे में इस कुल मिलाकर टोटल उसको 17% का लाभ होता है। तो टोटल जो दोनों को मिला करके जो मिक्सचर होगा, टोटल होगा, उसको कहाँ पे लिखेंगे, नीचे 17% का लाभ होता है। तो आपको पता है कि लाभ यहाँ भी 9% का लाभ, 36% का लाभ, 17% का लाभ, तीनों जगहों पे आपने लाभ को लिखा है। और लाभ जो देखा जाता है वो सीपी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। 9% का लाभ हुआ होगा तो उसका जो सीपी होगा उसका 9%, 36% का लाभ हुआ होगा तो सीपी का 36%, 17% का लाभ हुआ होगा तो सीपी का 17%। तो तीनों जगहों पर लाभ को लिखा गया है। तो एलिगेशन लगा देते हैं, कितना आ जाएगा भाई, 19 और यहाँ पे 8, यानी कि 19 और 8 क्या आ गया, सीपी का रेशियो आ गया। यानी कि 9% के लाभ पे जो बस बेचा होगा उसका सीपी होगा 19 यूनिट और 36% के लाभ पे जो भी बस बेचा होगा उसका सीपी होगा 8 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में आपको सीपी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में बसों की संख्या दी हुई है। तो आप एक बात यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 108 बस है और सारी की सारी जो 108 बसें हैं वो एक ही टाइप की बसें हैं। तो अगर आर्टिकल सेम टाइप की हो, जितनी भी बसें हैं सब एक ही प्रकार की बसें हैं, इसका मतलब हर बस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा। तो बसों की हर बस का कॉस्ट प्राइस सेम होगा। तो इसका मतलब उन बसों के जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हो जाएगा। तो सीपी का रेशियो अगर 19 और 8 है, सीपी का रेशियो अगर 19 और 8 है, तो इनके नंबर ऑफ बसेस का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ बसेस का भी जो रेशियो होगा वो 19 और 8 हो जाएगा। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जबकि जितनी भी आर्टिकल्स हैं सबकी सब सेम टाइप की हो। मतलब यहाँ पे 108 आर्टिकल्स हैं और सारी की सारी क्या है, बसें हैं, सारी की सारी बसें हैं। तो ऐसे केस में उन बसों में सीपी का जो रेशियो होगा वही रेशियो उनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स का भी हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो यानी कि 9% लाभ पर बेची जाने वाली बसों की संख्या 19 यूनिट और 36% लाभ पर बेची जाने वाली बसों की संख्या 8 यूनिट। यानी टोटल बसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 और 8 27 यूनिट। टोटल बसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 और 8 27 यूनिट। टोटल बसों की संख्या 27 यूनिट और एक्चुअल में क्वेश्चन में टोटल बसों की संख्या कितनी दी हुई है, 108। तो 27 यूनिट का मान कितना हो गया, 108। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट का मान 4। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या। तो 36% लाभ पर कितनी बसें बेची गई हैं, 8 यूनिट। 36% लाभ पर 8 यूनिट बसें बेची गई हैं। टोटल कितनी बसें हो गई, तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान 8 गुने 4 32। यानी कि 36% लाभ पर टोटल 32 बसें बेची जाएंगी, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आर्टिकल्स जब सेम टाइप की होती हैं, जो आर्टिकल्स अगर सेम टाइप की होंगी तो जो रेशियो सीपी का होगा वो रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कैसे होगा, इस बात को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बसेस कितना दिया हुआ है, 108। हर बस का कॉस्ट प्राइस बराबर है। आपने 108 बसें आपके पास है, खरीदी हैं और हर बस को बराबर मूल्य पे खरीदी हैं, ठीक है।
तो अगर हम मान लेते हैं कि एक बस का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया है, एक बस का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया है, तो एक बस का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया है तो 108 बस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 108 रुपया। ठीक है। इस बस को अगर हम 2 पार्ट में बांट लें, जैसे 108 बस है तो एक जगह हम बसों की संख्या 50 कर लेते हैं, एक जगह बसों की संख्या कितनी, जैसे कि देखिए टोटल बसों की संख्या 108 है, टोटल बसों की संख्या 108 है। मान लेते हैं कि इस बस को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक तरफ बसों की संख्या मैंने 50 कर दिया और एक तरफ बसों की संख्या कितनी कर दिया? 58 कर दिया, 58 कर दिया। तो ये तो नंबर ऑफ बसेस हो गया, नंबर ऑफ बसेस हो गया 50 और 58। इसके नंबर्स का रेशियो अगर हम निकालें तो नंबर्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 25 और 29, यानी कि बसों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 25 और 29। अब चलिए दूसरी तरफ टोटल नंबर ऑफ बसेस कितना था? 108। और हर बस का कॉस्ट प्राइस क्या है? बराबर है, क्योंकि हर बस एक ही टाइप का है तो हर बस का सीपी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो बसों को हम बांटते हैं 50 और 58 में, मतलब 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक ग्रुप में 50 बस है, एक ग्रुप में 58 बस है। तो सीपी निकालना चाहता हूं मैं, तो अगर एक बस का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया माने, या कुछ भी हर बस का बराबर मान के चलना है, तो एक बस का मैंने अगर 1 रुपया माना है तो 50 बस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपया। 50 बस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपया। और यहाँ पे 58 बस है तो 58 बस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 58 रुपया। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो फिर से कितना हो जाएगा? फिर से कितना हो जाएगा? 25:29। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस का रेशियो फिर से क्या आ गया? 25:29। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बसें सेम टाइप की है तो जो रेशियो उनके सीपी का होगा, जो रेशियो उनके सीपी का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा? जो रेशियो उनके सीपी का होगा वही रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का होगा। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि अगर सारे के सारे आर्टिकल्स अगर सेम टाइप की हैं, जैसे केवल बसेस हैं या केवल पेन्स हैं, एक ही टाइप की अगर चीज़ें हैं, तो सीपी का रेशियो अगर आपको पता है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ आर्टिकल्स का भी वही रेशियो हो जाएगा। जो रेशियो सीपी का होगा वही रेशियो वस्तुओं की संख्या का भी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं सेशन के लास्ट सवाल की तरफ। चौदह, एक व्यक्ति के पास 450 पेन्स हैं। एक व्यक्ति 450 पेन खरीदता है, ठीक है, तथा इन्हें 3 भागों में इस प्रकार बांटता है, 3 भाग में बांटता है कि प्रत्येक भाग पर, एक भाग पर 9%, दूसरे भाग पे 10% और तीसरे भाग पे 12% का लाभ होता है। ये बात दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि पहले 2 प्रकार के पेन्स पर 9.3/7% का लाभ होता है और तीनों को मिला करके, तीनों टाइप के पेन्स को मिला दिया जाए तो टोटल लाभ है 10% का होता है। तो तीनों प्रकार के पेन्स की संख्या बताएं। ठीक है। तो 3 तरह का पेन्स है। ठीक है। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना दिया हुआ है? 450 पेन्स। टोटल 450 पेन्स है। कोई व्यक्ति है किसी दुकान पे जाता है और 450 पेन खरीदता है, यानी कि पूरे के पूरे पेन्स जो है वो एक टाइप की हैं, पूरे के पूरे पेन्स एक टाइप की हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति ने इस पेन्स को खरीद करके लाया, उस पेन को 3 ग्रुप में बांट दिया। कुछ पेन्स को यहाँ पे रखा, कुछ पेन्स को यहाँ पे रखा, कुछ पेन्स को यहाँ पे रखा। तो बांट रहा है 3 ग्रुप में, लेकिन खरीद के तो वो 450 पेन्स को एक साथ लाया था, यानी कि 450 पेन्स में हर पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सीपी का रेशियो आएगा इन तीनों का, वही इन तीनों के नंबर ऑफ पेन्स का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि पेन्स जो है वो एक टाइप की हैं। तो जो रेशियो इनके बीच में सीपी का होगा वही रेशियो पेन्स का हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरी बात है कि पहले वाले ग्रुप में उसको 9% का फ़ायदा होता है, पहले वाले ग्रुप को 9% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वाले ग्रुप को 10% के लाभ पर बेचता है और तीसरे वाले पेन्स के ग्रुप को 12% के लाभ पर बेचता है। इस पूरे पेन को 3 ग्रुप में बांट दिया है, पहले ग्रुप को 9% के लाभ पर, दूसरे ग्रुप को 10% के लाभ पर और तीसरे ग्रुप को 12% के लाभ पर बेचता है। और अगर हम इस पहले और दूसरे केवल इन 2 ग्रुपों की बात करें तो पहले ग्रुप पे 9% का लाभ, दूसरे ग्रुप पे 10% का लाभ, यानी कि इन दोनों ग्रुपों को केवल मिला करके देखा जाए तो इन दोनों ग्रुपों से उसको जो लाभ होता है वो 9.3/7% का लाभ होता है।
केवल इन दोनों ग्रुप की बात की जाए तो इन दोनों ग्रुप को मिला करके, इसको हम अगर भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो केवल इन दोनों ग्रुप को मिला करके उसको जो टोटल लाभ होता है 9.3/7% का लाभ होता है। उसके बाद कह रहा है कि सभी प्रकार के पेंस पर कुल लाभ, मतलब एक तो इन दोनों ग्रुप को मिला के देखने पे लाभ इतना हो रहा है, और दूसरा इन तीनों ग्रुप को मिला करके देखा जाए, इसको, इसको और इसको, इन तीनों ग्रुप करके मिला करके देखा जाए तो लाभ कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तीनों ग्रुप को मिला करके देखने पे टोटल लाभ हो रहा है 10% का। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ग्रुप को ले लेते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 पे कितने परसेंट का लाभ है, 9 का। ग्रुप 2 पे कितने परसेंट का लाभ है, 10 का। और इन दोनों ग्रुप पे कितने परसेंट का लाभ है, 9.3/7 का। ठीक है, तो एलिगेशन निकालते हैं, एलिगेशन करते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 7 में से कितना जाएगा, 4/7 इस 2, इस दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 9 और 9 तक तो बराबर है, यानी जो एक्स्ट्रा बच गया वही तो अंतर होगा, यानी कि अंतर हो जाएगा 3/7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 4:3। तो ये क्या आ गया, इनके सीपी का रेशियो आ गया। क्यों सीपी का रेशियो आएगा, क्योंकि 9% का लाभ भी सीपी पे होगा, 10% का लाभ भी सीपी पे होगा, और ओवरऑल इन दोनों को मिला करके 9.3/7% का लाभ ही इन दोनों के सीपी पे होगा, यानी कि रेशियो सीपी का आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों ग्रुप को मिला देते हैं, इन दोनों ग्रुप को मिला देते हैं 1 + 2। उसके बाद इसके साथ में इस ग्रुप 3 को ले लेते हैं, यानी कि पहले और दूसरे इन दोनों ग्रुप को मिला करके जो टोटल लाभ है वो 9.3/7% का है, यानी इस दोनों ग्रुप को मिला करके जो टोटल लाभ है उसको यहाँ पे लिखते हैं 9.3/7%। और ग्रुप 3 पे जो लाभ है 12%, उसको कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखिए, अब आपको इस तीनों ग्रुप को मिला करके ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ था, तीनों ग्रुप को मिला करके ओवरऑल 10% का लाभ था, तो इस 10% को हम यहाँ लिखते हैं। अब इसका एलिगेशन निकालते हैं, 12 और 10 में 2 का अंतर है इस 2, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4/7/1। ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यानी ये भी क्या आ गया, सीपी का रेशियो आ गया, यानी कि पहले और दूसरे का कंबाइंड सीपी दोनों को मिला करके सीपी 7 और तीसरे वाले का सीपी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस 1, 2 और 3 तीनों के सीपी का रेशियो निकालना है। तो पहले और दूसरे को मिला करके सीपी कितना है, 4:3 है, यानी कि टोटल सीपी 4 + 3 7 है। टोटल सीपी पहले और दूसरे को मिला करके 7 है, और पहले और दूसरे को मिला करके यहाँ पे टोटल सीपी कितना है, 7 है, यानी कि इस 7 को हम इस 4 और 3 के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ये 1 और 2 को मिला करके जो टोटल सीपी है वो 7 आया है। इस 7:2, ये 7 जो था 1 + 2 को मिला के था, और ये वाला ये 7 जो था पहले और दूसरे वाले को मिला करके सीपी 7 था, और ये 2 जो था ये तीसरे वाले का सीपी था। ठीक है, और पहले और दूसरे वाले का जो सीपी का जो रेशियो है 4:3 है, पहले और दूसरे वाले सीपी का रेशियो है 4:3 है, यानी कि 7 को 4:3 में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, 4 + 3 7, तो यानी कि 7 यूनिट का मान तो 7 ऑलरेडी है, तो 1 यूनिट का मान 1, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि सीधा यहाँ से 1, 2 और 3 तीनों का सीपी मिल गया। इस एक का सीपी हो गया 4, इस दूसरे का सीपी हो गया 3, और इस तीसरे का सीपी ऑलरेडी है 2, यानी तीनों के सीपी का रेशियो 4, 3, 2 हो जाएगा। चूंकि पेन्स जो है सब एक टाइप की थी, तो जो रेशियो सीपी का होगा वही रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हो जाएगा, यानी कि तीनों का पेन्स का संख्या का अनुपात भी 4, 3 और 2 हो गया। तो टोटल जोड़ते हैं 4, 3, 7 और 2 9, टोटल 9 यूनिट जो है आपके पास आर्टिकल है, यानी कि 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, टोटल आर्टिकल है कितना 450, टोटल आर्टिकल है कितना 450, यानी कि 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 450। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। तो अगर आपसे
पहले वाले आर्टिकल की संख्या पूछे तो पहले वाले आर्टिकल की संख्या कितना है, 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 50, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 50, दिख नहीं रहा है। 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, दिख रहा है 50, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50। तो पहले वाला आर्टिकल है कितना, 4 यूनिट है, तो पहले वाला आर्टिकल है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 गुना 4, यानी कि पहले टाइप का पेन कितना है 200, दूसरे टाइप का पेन है 3 यूनिट, दूसरे टाइप का पेन है 3 यूनिट, यानी कि 50 गुना 3 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और तीसरे टाइप का पेन कितना है 2 यूनिट, तीसरे टाइप का पेन है 2 यूनिट, यानी कि 50 गुना 2 100, ठीक है। तीनों टाइप्स की पेन्स का संख्या आ गया है। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में उस डाउट को लिख सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको उस डाउट का सॉल्यूशन बता दूंगा। और इस चैप्टर से संबंधित अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।